सभी व्यूअर्स का वेलकम करता हूं YET की एडिटोरियल क्लास में। इस क्लास को मैं लेकर के आता हूं आपके दिमाग से इंग्लिश के डर को निकालने के लिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं, इस वजह से एग्ज़ाम में मेरा इंग्लिश का सेक्शन कमज़ोर है, आपकी ये सोच गलत है। आपका सेक्शन इसलिए कमज़ोर है क्योंकि आपने इंग्लिश को लॉजिक के साथ कभी पढ़ा नहीं है, ना आपको पढ़ाया गया है। बस यही करेंगे हम, लॉजिक के साथ पूरे एडिटोरियल को मैं पढ़ाऊँगा पोस्टमार्टम करके। हर लाइन में से क्वेश्चंस निकलेंगे। अपना नोटबुक और पेन लेकर के तैयार रहें उनको सॉल्व करने के लिए। वर्कशॉप की तरह लेंगे ना अगले आधे पौने घंटे को, तो 6 से 8 घंटे की लर्निंग इस एडिटोरियल के अंदर आपको मिलेगी। शुरू करने से पहले सभी से गुजारिश है, इस एडिटोरियल को आप खुद पढ़ेंगे, आपको मालूम चले आपको कहाँ पे इसमें दिक्कत आई, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ फिर इस वीडियो के अंदर। खुद पढ़ने के लिए अपना टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल YT नो चैट्स, 6500 सब्सक्राइबर्स हैं इसके अंदर, ये इसका लोगो है। इसको अगर आप ज्वाइन कर लेंगे, सुबह आपको मालूम चल जाएगा मैं शाम को कौन सा एडिटोरियल करवाने वाला हूँ। आप पहले से उसको पढ़ करके तैयार रहें। बाद में वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कौन सी आपने गलतियां की, और जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स मैं हर लाइन में से निकालूंगा उसके पीछे की ग्रामर आप मेरे साथ सीख सकते हैं। शुरू करते हैं फटाफट से। अ कोटा केस, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है एक कोटा का केस बन गया है। ये कोटा कौन सा है? रिजर्वेशन, आरक्षण का। तो कह रहा है एक आरक्षण का केस कहीं से निकल करके आया है, मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से कौन से केस की बात कर रहा है। कह रहा है अफर्मेटिव एक्शन मस्ट गो बियॉन्ड द सर्च फॉर शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल डिविडेंड्स। देखो इसमें अफर्मेटिव एक्शन को आपको समझना पड़ेगा, पहले इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, फिर मैं अफर्मेटिव एक्शन और इस सेंटेंस के पीछे की ग्रामर के अंदर आऊँगा। कह रहा है ये जो अफर्मेटिव एक्शन नाम की चीज़ है ना, इसको मस्ट गो जाना ही चाहिए। इसको मस्ट मतलब चाहिए, गो मतलब जाना। अच्छा, इसको जाना ही चाहिए। कहाँ जाना चाहिए भाई? पार जाना चाहिए, बियॉन्ड जाना चाहिए। अच्छा, किसके? उस सर्च के, उस तलाश के। अच्छा, कौन सी तलाश? जो थोड़े वक्त के लिए शॉर्ट टर्म के पॉलिटिकल सियासी डिविडेंड किए, पॉलिटिकल गेन किए, जो राजनीतिक फायदों और नफ़ों की है। तो आपको नफ़ों की राजनीति जो है ना, शॉर्ट टर्म जो डिविडेंड्स है राजनीति से निकलने वाले, उनकी तलाश से पार जाना है अफर्मेटिव एक्शन को लेकर के। अब पहले आप अफर्मेटिव एक्शन मेरे साथ समझेंगे, तब आप इसकी ग्रामर और इसकी वोकैबुलरी को पकड़ पाएंगे। अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है देखो, एक बार में समझ जाओगे अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। देखो 20 = 22, 20 बराबर है 22 के। टेक्निकली ये इक्वेशन गलत है, पर ये कौन बता सकता है? जिसको मैथमेटिक्स आती हो। अब मान लो जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती, उसके सामने इस इक्वेशन को मैं बोलूँ यार इक्वेशन गलत है, मैं इसमें 2 जोड़ देता हूँ, है ना? क्यों? क्योंकि 20 22 इक्वल नहीं है। अब जो है 20 और 22 इक्वल हो गए। अब जैसे ही मैं यूँ करूँ और कोई आदमी जो मैथमेटिक्स ना जानता हो, वो क्या बोलेगा? यार आपने तो छेड़छाड़ की है इस इक्वेशन से, है ना? इक्वेशन तो पहले ही 20 = 22 थी, सही था ये तो बिल्कुल, है ना? आपने बीच में दखल अंदाजी करके समाज में असमानता डालने की कोशिश की है। अब इसको इंडिया के अंदर डाल दो। अगर इंडिया का ये समाज का एक वर्ग है और ये समाज का एक वर्ग है, मान लो ये वर्ग जो है इस वर्ग से छोटा है, पर हमारे पास क्या था? दोनों के पास बराबर संसाधन थे, दोनों के पास बराबर रिसोर्सेज थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एक तरफ थोड़े से रिसोर्सेज जोड़ने की कोशिश की, और क्या कर दिया? इस चक्कर में थोड़ी असमानताएं पैदा कर दी, क्योंकि इधर जोड़े इधर नहीं जोड़े। अब ये जो असमानता पैदा की ना, इसको कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। हमने इनइक्वालिटी लेकर के आने की कोशिश की है समाज में, हमने समाज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में इनइक्वालिटी के क्लॉज को डाला है। पर क्यों डाला है? अफर्मेटिव रीजंस के कारण, ऐसे रीजंस के कारण जिससे पुरानी इनइक्वालिटी जो है बदल जाए इक्वालिटी के अंदर। समझ रहे हो? मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, किसी चीज़ को सपोर्ट या अपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनल व्यूज नहीं है मेरे, आपको पॉलिटिकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है। तो आपने एक ऐसा एक्शन लिया है, ऐसी दखल अंदाजी समाज के अंदर डाली है जो अफर्मेटिव है, जो कि असमानता को पैदा करने वाली है, लेकिन उसके बावजूद सकारात्मक है, इसको कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। तो कह रहे हैं अफर्मेटिव एक्शन का जो काम है ना, कोटा रिजर्वेशन देने का जो काम है, उसको पार जाना चाहिए पॉलिटिकल डिविडेंड से। सियासी फायदों, नफो नुकसानों को छोड़ करके उससे आगे हमें सोचना चाहिए। समझ गए होंगे आई थिंक। अब इसी अफर्मेटिव एक्शन से जुड़ी हुई कुछ वोकैबुलरी इसी एडिटोरियल में आने वाली है, जो मैं आपको यही बता देता हूँ। वर्टिकल अफर्मेटिव एक्शन, वर्टिकल कोटा का मतलब है जो कास्ट के बेस के ऊपर हो, है ना? SC OBC ST,
और हॉरिजॉन्टल कोटा वो कोटा है जो कास्ट के अलावा हो, जैसे कि हैंडीकैप को मिला हुआ, एक्स आर्मी मैन को मिला हुआ, फ्रीडम फाइटर को मिला हुआ, स्पोर्ट्समैन को मिला हुआ, औरतों को मिला हुआ, है ना। इस तरह का कोटा कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल कोटा। तो इस तरह के दोनों कोटा की हम बात करने वाले हैं। बढ़े आगे फटाफट से। चलो, ट्रांसलेशन के पार जाना है। ट्रांसलेशन करके कोई भी मार्क्स स्कोर करके नहीं आया एग्जाम में। आपको समझना है लाइनों के पीछे क्या है, क्या बात जो है ना, हिडन मीनिंग सीखना है आपको। अच्छा, सेंटेंस की ग्रामर में आते हैं। डिविडेंड आप जानते हैं, प्रॉफिट, आउटकम, नफा, आपका फायदा होता है डिविडेंड। ग्रामर ये है, इसका सब्जेक्ट अफर्मेटिव एक्शन, इसकी वर्ब है मस्ट गो। अब मेरा आपसे सवाल है एक छोटा सा, अफर्मेटिव एक्शन तो सिंगुलर है, पर यहाँ पे मस्ट के बाद में हमने गो लगाया, गोज नहीं लगाया, है ना। फिर भी नहीं लगाया हमने, क्योंकि सिंगल के बाद में तो वर्ब की ईएस की फॉर्म लगती है ना फर्स्ट फॉर्म में। ध्यान से देखना है इसको। श्याम गोस, निधि हैज़ अ पेन, ही डज इट। जैसे ही मैंने इन सेंटेंसेस को मॉडल ऐड करने की कोशिश की, इनमें मॉडल वर्ब होती है शुड, वुड, कुड, कैन, विल, है ना, जो कि सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। श्याम गोस का मैंने श्याम शुड गोस बनाने की कोशिश की, ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों? इसका मतलब ये होगा श्याम को जाना चाहिए। शुड का मतलब है जाना चाहिए, श्याम शुड गोस। दिक्कत क्या हुई? ये जो गोज और श्याम का जो कनेक्शन था ना, ये पीछे ईएस वाला, ये तब तक ही था जब तक ये दोनों एक साथ थे। जैसे ही बीच में मॉडल वर्ब आई, मॉडल क्या बोलती है? इस एस ई एस का मेरे से कोई कनेक्शन नहीं है, चाहे श्याम है, चाहे श्याम और राम है, आप तो इसको निकाल लो। अब चाहे श्याम है, चाहे श्याम के पापा भी हैं साथ में, चाहे पूरी परिवार है, सिंगुलर है या प्लूरल है, हम तो यहाँ पे गो लिखेंगे इस शुड के आने के बाद। वैसे क्या है? निधि हैज़ अ पेन, निधि के पास एक पेन है। जैसे मैंने मस्ट लगाया ना, भाई जरूर एक निधि के पास पेन होगा, है ना। निधि मस्ट हैज़ अ पेन। दिक्कत क्या हुई? मस्ट बोलता है मेरे बाद भी आप वर्ब का बेनिफिटिव लगाओगे। हैज़ वर्ब का बेनिफिटिव क्या होता है? हैव। तो मस्ट, कुड, वुड, शुड, इनके बाद में कभी हैज़ आ ही नहीं सकता। निधि मस्ट हैव अ पेन। जैसे यहाँ लिखा था ही डज इट, मैंने लिख दिया ही कैन डज इट। यहाँ था वो करता है, मैंने बोल दिया वो कर सकता है ना। कैन का मतलब सकता है, तो ही कैन डज इट में फिर से हमें इस ईएस को निकालना पड़ेगा। मॉडल वर्ब बोलती है मेरे बाद में डू फैमिली की वर्ब में से सिर्फ डू आ सकता है, हैव फैमिली की वर्ब में से सिर्फ हैव आ सकता है, बी फैमिली की वर्ब में से सिर्फ बी आ सकता है, और बाकी कोई भी वर्ब हो उसका एस या ईएस फॉर्म निकाल दो, उसकी फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। इन सबको हम क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेयर इंफिनिटिव। तो नोट्स बनाएं छोटी छोटी चीजों के, है ना, मॉडल कैसे बिहेव करती है। अब ये आपको मालूम नहीं चलेगा रीडिंग से, ये मालूम चलेगा आपको ग्रामर की सिस्टमैटिक स्टडी से। रीडिंग के दौरान आप मेरे साथ इन चीज़ों को हर रोज़ रिवाइज करेंगे। आपके रूल्स जो है ना सारे के सारे हर रोज़ मेरे साथ रिवाइज करने से पक्के होंगे। तो एक बार आपको अपना बेस तैयार करना है। बेस तैयार करने के लिए इस ट्यूटोरियल के अलावा भी आपको ग्रामर में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ग्रामर पे ध्यान देने के लिए चैनल पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप 10वीं पास करके एसबीआई पीओ बैंक क्लर्क का एग्जाम या एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो 10वीं पास करके भी आप इस प्लेलिस्ट को अगर फोकस के साथ देखो ना तो इंग्लिश का सेक्शन क्लियर कर लोगे। समझ गए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से ही मैंने क्रिस्प मटेरियल को इसमें रखा है जो आपके काम आएगा और जिसमें आपको लॉजिक चाहिए। तो इस प्लेलिस्ट को देखें। 10-12 घंटे की आ चुकी है ग्रामर और 5-7 घंटे की बाकी है। पूरी ग्रामर मैं थोड़े वीक्स में पूरी कर दूंगा। शुरू करें, आगे बढ़े। चलो एक समरी आपको दे देता हूं मैं। हुआ ये, तमिलनाडु में सरकारी स्कूल के बच्चों को एमबीबीएस यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई के अंदर वहाँ पे सीटों में रिजर्वेशन दे दिया है तमिलनाडु में 7.5% का। कौन सा रिजर्वेशन है ये? हॉरिजॉन्टल। अभी समझाया था ना ऊपर आपको मैंने, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इस रिजर्वेशन को देने के बाद अपना एडिटोरियल क्या कर रहा है? कह रहा है पहली चीज़ तो बहुत ज़रूरत थी इसको देने की। दूसरा, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके लिए मना बोल दे जब ये केस गवर्नमेंट का सरकार के जो ना कोर्ट के पास जाएगा। अब इसमें कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि सरकारी स्कूलों को जिस बेस पे आपने दिया है ना, जिस स्टडी के बेस पे, जो कि ये कहती है कि सरकारी स्कूल के बच्चे उतना तेज दिमाग नहीं पाते हैं जितना प्राइवेट स्कूल के और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं जाता सही तरीके से, उनका माइंड जो है ना डेवलप नहीं होता है। कह रहा है जिस बेस पे आपने इसको कोटा दिया है ना वो बेस तो ठीक है, पर कोटा देने से आपने बराबर नहीं कर दिया इनको। जिस वजह से पिछड़े हैं उस वजह पे आपको काम करना है। स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं मिलने की वजह से ये लोग ऐसे पागल नहीं है। ये गाँवों में इसलिए रहते हैं, इसलिए जो है गाँव में रहने के कारण, अच्छी एजुकेशन ना मिलने के कारण इनका दिमाग डेवलप नहीं हुआ। तो आप इनको अच्छी एजुकेशन दे दो ताकि ऐसे बेबुनियाद कोटे आपको देने ना पड़े। समझ गए? बस ये इसकी आज की टोन है, इसकी जो है ना समरी है। कोशिश करेंगे आप इसको लिखने की, कमेंट सेक्शन में डालें इस समरी को 5 से 6 सेंटेंसेस के अंदर। आज के एडिटोरियल की 2 टोन्स हैं। पहली है लॉडेटरी, सरकार के इस फैसले को बहुत अच्छे तरीके से प्रशंसा कर रहा है, उसको प्रेज कर रहा है। दूसरी है इसकी एनालाइजिंग या स्क्रूटनाइजिंग, स्क्रूटनी कर रहा है अंदर घुस करके कि इस फैसले के पार क्या,
इस चीज के आगे क्या है ना, स्क्रूटनी करना, एनालाइज करना, तो दूसरा इसका काम हो गया एनालाइजिंग टोन। बढ़ेंगे आगे फटाफट से, सब समरी डाले कमेंट सेक्शन में। अब देखते हैं डिटेल में क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कोटा पॉलिटिक्स इज बैक इन प्ले फॉर टू फेवर दिस टाइम स्टूडेंट्स फॉर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स इन तमिलनाडु। कह रहा है कोटा पॉलिटिक्स जो है ना वो बैक इन प्ले हो गई है, फिर से प्ले खेल के उस पर आ गई है, बैक हो गई है, वो फिर से उस पर खेल खेला जा रहा है आरक्षण की राजनीति के ऊपर। अच्छा क्यों खेला जा रहा है अब ये बताएगा टू लगा के, फेवर करने के लिए, तरफदारी करने के लिए। अच्छा किन की, कह रहे इस बार स्टूडेंट्स की, उन विद्यार्थियों की। अच्छा कहाँ से, हायर सेकेंडरी स्कूलों से सरकार के, और कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। तो कह रहे कोटा की राजनीति फिर से शुरू हो गई है, इस बार सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों, 12वीं वाले स्कूलों को, तमिलनाडु के जो बच्चे हैं उनको फेवर करने के लिए। बैक इन प्ले का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ फिर से फैशन में आ जाती है, फिर से बंद होने के बाद शुरू हो जाती है, तो अपने बोलते हैं उसको बैक इन प्ले। बढ़ते हैं आगे। कह रहा था कैबिनेट्स नोट ऑन मंडे फॉर एन ऑर्डिनेंस टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल 7.5% रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट्स कोटा ऑफ सीट्स इन मेडिकल कॉलेज इज अ वेल इंटेंशनड मूव। करेक्ट, कैबिनेट का जो नोट है ना, हमारे जो मंत्रिमंडल का जो हामी है, नोट क्या होता है, किसी की तरफ हामी भरते हो ना, हाँ बोलते हो हाँ, तो कह रहा उनकी जो हामी है ना, मंडे को, सोमवार को, और किस काम के लिए, एक ऐसे ऑर्डिनेंस के लिए, एक ऐसे अध्यादेश के लिए, एक ऐसे टेम्परेरी कानून के लिए। और क्यों कानून बनाएंगे, क्रिएट करने के लिए 7.5% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अच्छा किसका, स्टेट के कोटा का। अच्छा किस में, सीट्स के लिए। अच्छा कहाँ पे, मेडिकल कॉलेज में। कह रहे जो कैबिनेट की नोट है ना, ये एक वेल इंटेंशनड मूव है, सही इंटेंशन वाली एक हरकत है। अच्छा क्यों, एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए प्रॉब्लम को, समस्या को, पुअर रिप्रेजेंटेशन की, कम प्रतिनिधित्व की, पुअर नुमाइंदगी की फ्रॉम सरकारी स्कूलों की इन एमबीबीएस कोर्सेज, एमबीबीएस के कोर्सेज के अंदर। देखो सेंटेंस बहुत लंबा है, एक काम करते हैं, आगे का पढ़ने से पहले इतना सेंटेंस एक बार रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें ग्रामर बहुत अच्छी आई हुई है आज की, है ना। कैबिनेट की नोट सोमवार को एक टेम्परेरी कानून अध्यादेश के लिए, ताकि क्रिएट कर सकें 7.5% का रिजर्वेशन स्टेट के कोटा में और उन सीट्स में जो कि होती है मेडिकल कॉलेज की। ये जो नोट है ना, ये एक वेल इंटेंशन मूव है, सही इंटेंशन, भावना वाली एक हरकत है। एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए इस प्रॉब्लम को, समस्या को, मसले को, जो है खराब रिप्रेजेंटेशन का, कम प्रतिनिधित्व का, और कहाँ से, सरकारी स्कूलों से, गवर्नमेंट स्कूल से, और किस में, एमबीबीएस और बीडीएस के कोर्सेज में। कह रहा आगे, कह रहा है विच हैज़ बिन इन एग्जिस्टेंस इवन प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ नीड फॉर एडमिशन। कह रहा है ये कम प्रतिनिधित्व कौन सा है भाई, ये वो वाला है जो हैज़ बिन रहा है एग्जिस्टेंस में, मौजूदगी में, इवन यहाँ तक कि पहले इंट्रोडक्शन के नीट नाम के टेस्ट के एडमिशन के लिए। आप समझिए सेंटेंस को, 7.5% का ला रहे हैं ताकि सरकारी स्कूल के बच्चों का पुअर रिप्रेजेंटेशन सही हो सके, सरकारी स्कूलों के बच्चे भी डॉक्टर बन सकें। कह रहे ये पुअर रिप्रेजेंटेशन नीट के आने से पहले से चल रहा था, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। शायद मैं गलत जा रहा हूँ, देख लेना क्या इसकी फुल फॉर्म होती है ना। तो ये जो एक नीट नाम का टेस्ट था, उससे पहले भी ये वाली चीज़ एग्जिस्टेंस में रहती थी, और आजकल नीट के आने के बाद ज़्यादा एग्जिस्टेंस में हो गई है। बहुत गहरी ये लाइन है, आगे आप देखेंगे नीट का क्या कनेक्शन है इससे। पहले इस सेंटेंस की ग्रामर पे आते हैं फटाफट से। सब्जेक्ट वर्ब आप पकड़ लिया, ग्रीन में सब्जेक्ट है, पिंक में वर्ब, आज बताना भूल गया मैं। सब्जेक्ट वर्ब मेरे साथ मार्क करते रहना, बड़ा सिंपली आपके लिए हो जाएगा पूरी की पूरी लाइन। अब आ जाओ, इसमें दो ग्रामर कॉन्सेप्ट है अपने, मेन कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले ऐसा करो, मुझे इन दोनों के अंदर है ना एरर बताओ, कोई एरर मिलती है तो। दोनों सेंटेंसेस को टेक योर टाइम, 2 मिनट लो चाहे 5 मिनट लो, यहीं पे फ्रीज करो ऑडियो को, वीडियो को, और बताओ मुझे इनमें क्या एरर है। चलो अब मैं बताऊं, देखना ध्यान से। आज तक मैंने आपको आधी एरर तो बताई हुई है, आधी वाली अपने आज जो है ना उसको पूरी कर देंगे, है ना। दोनों सेंटेंस अपने पास आ गए। एरर क्या कहती है, गुड और बैड, गुड और बैड, ये दोनों को आप एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे। जब जब इनको गुड और बैड को एडवर्ब की तरह यूज करेंगे ना, एडवर्ब की तरह यूज करेंगे ना, तब तब इनका डिफरेंट मीनिंग होता है। आज मैं डिफरेंट मीनिंग पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुड और बैड का डिफरेंट मीनिंग एज एन एडवर्ब क्या होता है मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं गुड और बैड का जो मीनिंग आप जानते हो, वो मीनिंग सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की फॉर्म में है। गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा।
समझ गए मेरी बात को? गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा। एडवर्ब की तरह गुड का मतलब होता है कंप्लीटली, एडवर्ब की तरह बैड का मतलब होता है बुरी तरीके से, है ना, बहुत ज्यादा, यूं समझो बहुत ज्यादा। तो ये गुड और अच्छा, अच्छा और बुरा वाला मीनिंग नहीं देते हैं एडवर्ब की फॉर्म में। तो जहां पे गुड और बैड को एडवर्ब की तरह यूज किया होगा, हमारा वहां पे कॉन्सेप्ट ये कहता है वहां पे एक्चुअल में हमें वेल या इल को यूज करना है। समझ गए ना? एज एन एडवर्ब वेल और इल वही मतलब देती हैं जो गुड और बैड एज एन एडजेक्टिव देते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट अपना, इसको फटाफट अपने लगा देते हैं। द गुड मैनर्ड बॉय वॉज बीटन बाय द टीचर वाइल द बैड मैनर्ड गर्ल वॉज प्रेस्ड। क्या करूंगा? सबसे पहले इसकी पार्सिंग करूंगा। गुड मैनर्ड बॉय मेरा सब्जेक्ट है, वॉज बीटन मेरी वर्ब है, ठीक है ना। किसने बीट किया? टीचर ने। कब? कह रहे जबकि दो बैड मैनर्ड गर्ल थी ना, दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट है बैड मैनर्ड गर्ल, है ना, उसको प्रेस किया गया। लड़की को तो प्रेस कर दिया और लड़के को, अच्छे मैनर वाले को भी थप्पड़ मार दिया, है ना। होगा कोई टीचर ऐसा? अब क्या करें इसमें? दिक्कत हो गई भाई, ये मैनर्ड है ना, मैनर्ड, ये लड़के के बारे में बता रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। और ये गुड है ना जो इस मैनर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। कैसा मैनर्ड भाई? अच्छे मैनर्ड वाला। दिक्कत ये होगी, गुड को मैंने बताया था कभी भी एडवर्ब की तरह यूज नहीं करते। एडजेक्टिव को तो दूसरी एडवर्ब ही मॉडिफाई कर सकती है, दूसरा एडजेक्टिव मॉडिफाई नहीं कर सकता। समझ गए मेरी बात को? एडजेक्टिव को दूसरा एडजेक्टिव मॉडिफाई नहीं कर सकता, उसके लिए हमारे पास एडवर्ब्स होती हैं। तो गुड मैनर्ड बॉय हो ही नहीं सकता, यहां बनेगा वेल मैनर्ड बॉय। देखो मैंने पूरे लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश की है। गुड मैनर्ड क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि गुड जो है ना, मैनर्ड को कभी जो है जो कर ही नहीं सकता मॉडिफाई, उसके लिए हमें एडवर्ब चाहिए जिसका नाम होता है वेल। तो वेल मैनर्ड बॉय वॉज बीटन बाय द टीचर वाइल द बैड मैनर्ड, अब देखो फिर वही बात होगी, फिर मैनर्ड के लिए बैड नाम के एडजेक्टिव को यूज कर दिया। यूज करना था यहाँ पे एडवर्ब को, मैं लगाऊंगा इल। वाइल द इल मैनर्ड गर्ल वॉज प्रेस्ड, ठीक है ना। अब ये मैनर्ड की जगह डिवाइस्ड, द वेल डिवाइस्ड प्लान, द इल डिवाइस्ड प्लान, है ना। खराब तरीके से बनाया हुआ, अच्छे तरीके से बनाया हुआ। द वेल कंसीव्ड आइडिया, द इल कंसीव्ड आइडिया, है ना। वेल इंटेंशनड मूव, द इल इंटेंशनड मूव। समझ गए ना? तो गुड ऐसा आप कभी भी वर्ब की थर्ड की फॉर्म के आगे लगा करके कभी भी एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं करेंगे, वेल करेंगे, और ना बैड करेंगे, आप करेंगे इल को। अब इसमें कंफ्यूजन होती है बहुत लोगों को। सेकंड वाले को देख लेते हैं। द बॉय विद गुड मैनर्स वॉज बीटन बाय द टीचर। फिर से क्या करूंगा? सब्जेक्ट है बॉय, विद प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है गुड मैनर्स, वॉज बीटन हमारी वर्ब है, ठीक है ना, वॉज बीटन। अब यहां पे भी वही कर दूं, गुड मैनर्स लिखा है तो वेल मैनर्स कर दूं, द बॉय विद वेल मैनर्स वॉज बीटन। रट्टे मत मारना, बस यही मेरी आपसे शिकायत है। जैसे ही मैंने वेल बता दिया भाई गुड की जगह वेल, तो हर गुड की जगह वेल मत लगाया ना। यहां पे मैनर्स एक नाउन का काम कर रहा है, कैसे पता लगा? विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना। विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक नाउन, प्रोनाउन या जेरेंडी बन सकता है। मैनर एक नाउन है, मैनर्ड नाम का एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे एक नाउन काम कर रहा है। अगर यहाँ पे मैनर नाउन है ना, तो यहाँ पे गुड की वेल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप गुड नाम के एडजेक्टिव को यूज करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव तो आते ही नाउन्स के लिए हैं, वर्ब्स के लिए नहीं आते। तो बॉय विद गुड मैनर्स है ना, बिल्कुल सही है। आपको स्कूल में टीचर्स ने बोला होगा वेरी गुड मैनर्स, आपके बहुत अच्छे मैनर्स है, वेरी बैड मैनर्स, आपके बहुत खराब मैनर्स है। वहां पे मैनर एक एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव नहीं था, एक जो है नाउन था, और गुड और बैड जो है आपके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहे थे। तो यहाँ पे वेल को मैं गुड को वेल से रिप्लेस नहीं करूंगा। इसका आगे बढ़ाते हैं। बाय द टीचर वाई द गर्ल, अब गर्ल हमारा सब्जेक्ट हो गया दूसरे क्लोज का, विद बैड मैनर्स। अब यहाँ पे बैड मैनर्स जो है ना, मैनर्स एक नाउन है, बैड एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इल मत करिए ना, है ना, कि सर मेरे को आपने बताया था बैड का इल करना है। भाई तब करना है जब उसके बाद में एक एडजेक्टिव आ रहा हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो। यहाँ तो मेरे भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब तो है ही नहीं, नाउन है, मैनर्स है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ दूसरा कॉन्सेप्ट अपना फटाफट से। पहले 6 सेंटेंसेस को आप करो सॉल्व, फिर 6-7 सेंटेंसेस को मैं सॉल्व करता हूँ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आज मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा इसको, थोड़ा मैंने बता रखा है, आज अपने इसको पूरा करेंगे। जिनको लगता है ना ये मैंने सीखा हुआ इन्फीरियर सुपीरियर, उनके लिए ज़्यादा है खास, सीखे हुए वालों के लिए खास बता रहा हूँ मैं आज ये, है ना, कन्फ्यूजन होती है कईयों को। चलो देखो कॉन्सेप्ट ये है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्रायर, प्रीफर, जूनियर, सीनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर और सुपीरियर। ये सब के सब क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। ये क्या करते हैं? अपने बाद में हमेशा टू लेते हैं जब भी आप कंपैरिजन करें दो चीज़ों का। प्रायर मतलब पहले, एक चीज़ की तुलना में दूसरी चीज़ पहले हुई तो प्रायर देन नहीं होगा, प्रायर टू होगा। वैसे प्रीफर करता हूँ मैं, ये एक वर्ब है एक्चुअल में तो ना। प्रीफर का मतलब होता है किसी चीज़ को हम ज़्यादा चाहते हैं, किसी चीज़ की ज़्यादा तरफदारी करते हैं। तो मैं अगर प्रीफर करता हूँ चाय की जगह कॉफ़ी को, तो आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, है ना, देन नहीं आएगा। समझ गए कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इनके बाद में जब भी कंपैरिजन हो तो देन को यूज ना करें, आप यूज क्या करेंगे? टू को।
अब देखो इसको लगाते हैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे, देयर इज नथिंग इंफीरियर देन लिविंग विदाउट अ ड्रीम। दुनिया में कोई चीज़ इंफीरियर नहीं है, इंफीरियर मतलब खराब, कोई भी चीज़ इंफीरियर नहीं है, खराब नहीं है किसके मुकाबले, देन लिविंग, रहने के बिना एक ड्रीम के। समझ गए मेरी बात को? अगर आप बिना ड्रीम की जिंदगी जी रहे हो ना, इससे इंफीरियर कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। दिक्कत क्या होगी, इन्फीरियर कहता है भाई मेरे बाद आप कंपैरिजन कर रहे हो तो देन वेन मत यूज़ करो, मेरे बाद तो तुम टू यूज़ करोगे, तो देन का क्या बना दूंगा, टू, है ना। देयर इज नथिंग इन्फीरियर टू लिविंग विदाउट अ ड्रीम। अगले में भी यही करना है, देयर इज नथिंग सुपीरियर देन अ लाइफ फुल ऑफ ड्रीम्स। दुनिया में इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है अगर आपके पास एक ज़िंदगी है जिसमें बहुत सारे ख्वाब है। समझ गए ना। सुपीरियर का क्या करूंगा मैं, इसके बाद में देन को निकाल करके टू लगा दूंगा, ठीक है ना। जो लोग नहीं जानते हैं वो सीख लें और जो जानते हैं वो रिवाइज करें, आगे इसमें और चीज़ें आएंगी, नई चीज़ें, है ना। प्रशांत हु इज़ जूनियर देन मी रिसीव्ड हिज ट्रांसफ़र ऑर्डर्स येस्टरडे। प्रशांत जो कि मेरा जूनियर है उसने अपने ट्रांसफ़र ऑर्डर्स को येस्टरडे रिसीव किया। हु इज़ जूनियर देन मी, भाई जूनियर देन मी नहीं, जूनियर टू मी। जूनियर सीनियर दोनों अपने बाद क्या लेंगे, टू लेंगे, देन को नहीं लेंगे। समझ गए ना, अभी तक सही जा रहे हैं ना। चलो, प्रायर देन हिज मैरिज ही यूज्ड टू बी स्टेबल। शादी से पहले वो बहुत स्टेबल हुआ करता था, बहुत सयाना हुआ करता था, आजकल हालात कुछ हो रहा है। तो क्या करूं भाई, प्रायर के पहले क्या करूं, प्रायर के बाद मेरे पास आएगा टू, प्रायर देन नहीं, प्रायर टू हिज मैरिज ही यूज्ड टू बी स्टेबल। यहाँ पे एक सवाल हो सकता है आपका, सर ट्रांसफर ऑर्डर्स कितने सारे आ गए, एक ही ऑर्डर आया ना। ट्रांसफर के साथ में हमेशा आप ऑर्डर्स यूज करते हैं क्योंकि उस ऑर्डर में कई सारे ऑर्डर्स होते हैं। आप यहाँ से वहाँ जाएंगे, इस जगह रिपोर्ट करेंगे, आपकी ये सैलरी होगी, आपको ये आगे से नए वाले भत्ते मिलेंगे। समझ गए ना। तो ट्रांसफर ऑर्डर्स, मूवमेंट ऑर्डर्स, कोई भी ऐसे ऑर्डर्स हो तो वो ऑर्डर्स होते हैं, हमेशा उनको ऑर्डर्स लिखें, ऑर्डर ना लिखें। क्वेश्चन आया हुआ है, वही क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये। चलो, आई प्रिफर स्प्रिंटिंग एंड वेट लिफ्टिंग देन टू ओवर या योगा। मैं स्प्रिंट करना, दौड़ लगाना और वेट लिफ्टिंग करना प्रीफर करता हूँ योगा के बजाय। अब मुझे आप बताओगे, यहाँ पे कई लोगों की कंफ्यूजन होती है, देन टू और ओवर में से क्या लगेगा। चलो, बहुत लोगों को लगता है सर देन तो नहीं लगेगा, देन तो लगना ही नहीं चाहिए, बात भी सही है, पर टू और ओवर में बहुत लोग प्रीफर, जो है ना, प्रीफर के साथ में टू और ओवर में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। भाई सर प्रीफर टू होता है या प्रीफर ओवर होता है, आपको मैंने बता दिया ना, प्रीफर टू होता है तो प्रीफर टू ही होता है। ओवर होता है, आजकल चलने लगा है, बोलने जाने में भी आता है, लिखे जाने में भी आता है, प्योरिस्ट ग्रामर के अंदर प्रीफर के बाद टू आता है। तो अगर मैं पूछूं आपसे दोनों में से क्या होता है, तो सवाल का जवाब होगा सर दोनों होते हैं बोलने में। अगर लिखने में पूछूं क्या होता है, तो सर लिखने में ओवर गलत हो जाएगा, एग्जाम में लिख के आऊंगा तो मुझे टू को यूज करना है। समझ गए मेरी बात को। लिखने के अंदर अगर आपसे सेंटेंस एरर करेक्शन का क्वेश्चन है तो आपसे टू करवाना चाह रहा है वो ओवर की जगह, इस चीज को ध्यान रखें। प्रीफर के बाद, प्रीफर पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। आई प्रीफर टू स्प्रिंट देन टू ओवर स्विम। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, मैं प्रीफर करता हूँ स्प्रिंट करना स्विम करने की बजाय, तैरने की बजाय मैं दौड़ लगाना जो है ना प्रीफर करता हूँ। सर ने बताया देन तो लगेगा नहीं, देन को निकाल दो, ओवर भी नहीं लगेगा, ओवर भी निकाल दो। अब बन गया आई प्रीफर टू स्प्रिंट टू स्विम। आपने तो सही बना दिया आपके हिसाब से, पर ये स्ट्रक्चर अननेचुरल है, कभी भी ऐसा नहीं देखोगे आप। टू स्प्रिंट टू स्विम, क्या मतलब हुआ इसका, आई प्रीफर टू स्प्रिंट और टू स्विम। स्प्रिंट पसंद है मुझे, स्विम करना पसंद है। इस सेंटेंस की नेचुरल कंस्ट्रक्शन नहीं रही। क्यों नहीं रही, क्योंकि हमने प्रीफर के बाद में दो वर्ब्स को कंपेयर कर दिया। तो अब ध्यान रखना, जब जब दो वर्ब्स कंपेयर होती है ना प्रीफर के बाद में, क्या कंपेयर होती है, वर्ब्स, तो हम क्या यूज करते हैं, देख लो, रादर देन। ठीक है, रादर देन। दो वर्ब्स के साथ में, प्रीफर के साथ में टू मत लगाना, क्या लगाना, रादर देन। अब देखो कैसा बनेगा, आई प्रीफर टू स्विम स्प्रिंट रादर देन टू स्विम। समझ गए, पहली वर्ब क्या थी, टू स्प्रिंट, दूसरी वर्ब क्या थी, टू स्विम। अब दूसरा वाला टू निकाल दो, टू को दो बार नहीं चाहिए अपने, बन गया आपका सेंटेंस, आई प्रीफर टू स्प्रिंट रादर देन स्विम। अब सर मुझे कैसे पता लगेगा रादर देन लगाना है टू लगाना है, अरे भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, टू स्प्रिंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है बेनिफिटिव के साथ, है ना। क्या हो रहा है यहाँ पे, टू के बाद में इन्फिनिटिव लगा हुआ है, तो अगर इन्फिनिटिव का इन्फिनिटिव से कंपैरिजन होना है, वर्ब का वर्ब से कंपैरिजन होना है, तब रादर देन लगाना। यहाँ पे क्या आ रहा है, स्प्रिंटिंग, जीरेंड आ रहा है, जीरेंड तो खुद ही एक नाउन होता है, तो अगर नाउन का नाउन से कंपैरिजन करना है तो आप टू लगा देंगे। समझ गए मेरी बात को। अगर वर्ब से वर्ब कंपेयर हो रही है तो आप टू लगा के बता देंगे, टू देख करके कि वर्ब से वर्ब कंपेयर हो रही है। इन इंडिया, अब लास्ट वाला देखना, इन इंडिया वी प्रीफर स्पीकिंग हिंदी। हमारे देश में, इंडिया में हम प्रीफर करते हैं हिंदी बोलना, वी प्रीफर स्पीकिंग हिंदी। सर ने क्या बताया, अगर वर्ब से वर्ब कंपेयर हो रही हो तो टू लगाना है रादर देन, अगर कुछ भी ना कंपेयर हो रहा हो, वर्ब से वर्ब कंपेयर ना हो रही हो, तो हमें टू लगा देना है ना, वी प्रीफर टू स्पीकिंग हिंदी। अब ध्यान देना इसको, यही होते हैं आपके रूल रट्टे।
ये तभी लगेगा टू, ये तभी लगेगा रादर देन जब दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा हो। ये तो एक स्टेटमेंट है। हम इंडिया में प्रीफर करता है स्पीकिंग हिंदी, हम इंडिया में प्रीफर करते हैं हिंदी बोलना। अगर मैं कंपेयर करूँ ना इसको, प्रीफर स्पीकिंग हिंदी टू स्पीकिंग इंग्लिश, तब होती बात, तब लगता टू। तो रट्टे मत मार देना, प्रीफर देखा और टू घुसा दिया। कंपैरिजन हो रहा हो तो टू लगेगा, कंपैरिजन ना हो रहा हो तो घर से मत टू घुसाना है ना, प्रीफर देखा और टू घुसा दिया। समझ गए? बस यही आज का कॉन्सेप्ट था आपका। थोड़ी सी डोज ज़्यादा हो गई क्योंकि इसमें फिर सवाल करते हो आप कमेंट सेक्शन में। ये मेरे को किसी ने लिख करके बताया, सर वी प्रीफर टू स्पीकिंग हिंदी, क्यों सही नहीं होगा? अब भाई इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि तुम दो चीज़ों का कंपैरिजन नहीं कर रहे हो। बढ़े आगे, बस यहाँ भी प्रायर टू इसी तरह से इसने यूज़ किया हुआ है, देन होता तो सेंटेंस गलत हो जाता है। करेक्ट, दिस इशू ऑफ इनइक्विटी हैज़ कम इन फॉर क्रिटिसिज्म अगेंस्ट नीट विच केम इनटू ऑपरेशन इन तमिलनाडु इन 2017। कह रहा है जो इश्यू है ना इनइक्विटी का, असमानता का, ये हैज़ कम इन फॉर हुआ है, इसने अचीव किया है, इसने पाया है किसको? क्रिटिसिज्म को, बहुत सारी आलोचना को, और कहाँ पे? अगेंस्ट नीट, नीट के खिलाफ। कह रहा है जो कि आया, देखो नीट के लगाया हमने, जो कि केम इनटू ऑपरेशन हुआ, जिसकी शुरुआत हुई तमिलनाडु में सन 2017 के अंदर। अगर यही इनइक्वालिटी का इशू है जिसके कारण नीट की बहुत आलोचना होती है, क्योंकि नीट के कारण लगता है लोगों को कि शहर वाले लड़कों को ज़्यादा एज है गवर्नमेंट मेडिकल एग्जाम्स की सीट में। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ आई है कम इन फॉर, फिजल वर्ब होती है ना, 2-3 बार करवा चुका हूँ। मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पाना, किसी चीज़ को अचीव करना। ही हैज़ कम इन फॉर ह्यूज वेल्थ आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मौत के बाद उसने पा ली है बहुत सारी वेल्थ। तो हैज़ कम इन फॉर को मैं यूं भी लिख सकता था, ही हैज़ गॉट ह्यूज वेल्थ। समझ गए ना? कम इन फॉर मतलब फिजल वर्ब ये कहती है आप किसी चीज़ को पा रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। चाइना हैज़ कम इन फॉर हार्श क्रिटिसिज्म ओवर इट्स कोविड-19 मैनेजमेंट। चाइना ने पाया है बहुत ही कड़ी आलोचना को इसके कोविड-19 की मैनेजमेंट के कारण। समझ गए? बस इसने भी, इस इश्यू ने, इनइक्विटी ने पाया है बहुत सारे क्रिटिसिज्म को अगेंस्ट नीट। समझ गए? कम इन फॉर। आगे बढ़े, चलो। कह रहे सिंस देन, तब से, देयर हैज़ बीन अ हाई डेसिबल कैंपेन अगेंस्ट नीट एंड द AIADMK गवर्नमेंट लेड बाय इडप्पडी के पलानी स्वामी। कह रहे तब से, सिंस देन, तभी से ही। अच्छा हुआ क्या? एक हाई डेसिबल कैंपेन बना रहा है। हाई डेसिबल मतलब कानों को बहरा कर देने वाला, और कैंपेन मतलब अभियान। कह रहे तब से ही एक बहुत जोर शोर वाला अभियान चल रहा है, कानों को बहरा कर देने वाला अभियान चल रहा है। और किसके खिलाफ? एक तो चल रहा है नीट के खिलाफ, इस एग्जाम के खिलाफ, और एक इस सरकार के खिलाफ जो इस एग्जाम को लेके आई। अच्छा कौन सी सरकार है भाई? ये वो वाली है जो लेड बाय है, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं ये वाले साहब। अच्छा क्यों चल रहा है? ऑन द ग्राउंड, इस आधार पे दैट, वो ये कि द डिज़ाइन एंड फॉर्म ऑफ द टेस्ट आर लॉडेड अगेंस्ट स्टूडेंट्स ऑफ रूरल एरियाज। कह रहे जो डिज़ाइन और जो फॉर्म है ना, जो रूप है इसका, इस टेस्ट का, नीट का, ये लोड किया हुआ है, इसको बनाया गया है खिलाफ स्टूडेंट्स के जो रूरल एरिया से आते हैं, गाँव से आते हैं। अच्छा और कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं। अच्छा और कहाँ से आते हैं? बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं। अच्छा और कहाँ से आते हैं? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स में से आते हैं। समझ गए सेंटेंस को? रिपीट कर दो एक बार, सिंपल सेंटेंस है, फिर इसी ग्रामर देखते हैं। तभी से एक बहुत जोरों शोरों का कैंपेन चल रहा है, अभियान चल रहा है। देयर हैज़ बीन अ हाई डेसिबल कैंपेन, खिलाफ इस अभियान के, इस नीट के टेस्ट के, और इस सरकार के जो इस टेस्ट को लेकर के आई। कह रहा है वो सरकार है जो लेड बाय है इन आदमी के द्वारा, और इस ग्राउंड पे कि जो डिज़ाइन है और जो रूप है, फॉर्म है इस टेस्ट का, ये दोनों चीज़ें लोडेड हैं, खिलाफ हैं स्टूडेंट्स के। कौन से स्टूडेंट्स? एक तो गाँवों से आने वाले, एक सरकारी स्कूलों के, एक बैकवर्ड क्लासों के, OBC के, और एक SC और ST के स्टूडेंट्स के। तो कह रहे इस तरीके से बनाया है जिसको सिर्फ जनरल वाले पास कर सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल वाले लोग जो है पास कर सकते हैं। आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ों पे। हाई डेसिबल क्या होता है? डेसिबल आपने वो अपने बचपन में छोटी छोटी किताबें पढ़ते थे ना, जिसमें वो अपने पास रोचक तथ्य होते थे। आपने सुना होगा इंसान जो है ना 20 डेसिबल से ऊंचे की आवाज़ जो है ना, कम आवाज़ को नहीं सुन सकता, पर कुत्ते सुन सकते हैं, है ना। डेसिबल क्या होता है? साउंड को नापने की यूनिट, साउंड मेजरमेंट यूनिट। हाई डेसिबल कौन सी चीज़ हो गई? जिसमें बहुत सारी साउंड है, जिसमें बहुत सारा शोर है। समझ गए ना? तो वहाँ से आप डेसिबल को रिलेट करें, डेसिबल मतलब साउंड की मेजरमेंट। तो हाई डेसिबल कैंपेन हो गया जोर शोर वाला कैंपेन, जिसमें बहुत शोर मच रहा है, बहुत हल्ला गुल होता है। इसके सारे सिनोनिम क्या होंगे? कैकोफोनस, स्ट्राइडेंट, वॉसिफेरस एंड वॉइस्टरस। चारों का मतलब ये होता है शोर गुल वाली चीज़, ऐसी चीज़ जो आपके कानों को बहरा कर दे। चारों इसके सिनोनिम हाई डेसिबल के। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। कर लाइक इन द केस ऑफ अदर प्रोफेशनल कोर्स एंट्रेंस टेस्ट, मोस्ट कैंडिडेट्स क्लियरिंग नीट इन तमिलनाडु आर
इनवेरिएबली दोज हु अंडरगो प्राइवेट कोचिंग। कह रहे बिल्कुल उसी तरह से, और किस तरह से, इन केस उस केस की तरह दूसरे प्रोफेशनल कोर्स एंट्रेंस टेस्ट की, है ना। जैसे कि कोई लॉ का टेस्ट है लॉ के कॉलेज के अंदर, जैसे कोई एमबीए के लिए कैट का टेस्ट है, कह रहे बिल्कुल दूसरे जो प्रोफेशनल टेस्ट है ना एंट्रेंस के, उन्हीं की तरह है। ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं ना क्लियर करने वाले नीट को तमिलनाडु में, वो क्या है, इनवेरिएबली, बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी वेरिएंस के। कौन से, कह रहे वो वाले जो अंडरगो होते हैं, जो नीचे जाते हैं, जो लेते हैं प्राइवेट कोचिंग को, निजी कोचिंग को। तो हर टेस्ट में ये होता है और नीट में भी होता है। हमारे डॉक्टर भी वही हैं जो प्राइवेट कोचिंग लेते हैं और नीट को क्लियर करते हैं तमिलनाडु के अंदर। समझ गए सेंटेंस को। सेंटेंस में देखने वाली चीज, अंडरगो, अंडर मतलब नीचे, गो मतलब जाना। जब आप अंडरगो होते हो तो किसी चीज से गुजरते हो। यू कैन अंडरगो अ ट्रेनिंग, यू कैन अंडरगो अ कोचिंग, यू कैन अंडरगो अ गुड एंड बैड एक्सपीरियंस। समझ गए ना। अंडरगो वर्ब को आप ऐसे यूज करते हैं, किसी चीज का एक्सपीरियंस लेना, किसी चीज के नीचे से गुजरना। तो प्राइवेट कोचिंग के नीचे से गुजर रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, मतलब आप अंडरगो प्राइवेट कोचिंग हो रहे हो। आगे बढ़ते हैं। कह रहा इट वॉज ऑल्सो इन द लास्ट 3 years दैट द AIADMK regime veered closer towards the BJP-led government at the center। कह रहा है इट वॉज, ये था, ऑल्सो साथ ही साथ, पिछले 3 सालों में, लास्ट 3 years में, दैट वो ये कि क्या, जो ये AIADMK का रिजीम है ना, जो इसकी गवर्नमेंट है, हुकूमत है, रिजीम है, प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो वियर क्लोजर कर गया। उसने अपनी डायरेक्शन को मोड़ लिया और नज़दीक क्लोजर, और किसकी तरफ, बीजेपी की अगुवाई की सरकार की तरफ, सेंटर के अंदर। सारी वोकैबुलरी मैंने इसी सेंटेंस में रिपीट कर दी आपको। रिजीम के सारे सिनोनिम्स आ गए हैं। रिजीम का मतलब होता है प्रशासन, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी हुकूमत। वियर का मतलब होता है गाड़ी का हैंडल मोड़ दो ना, आप शिफ्ट करते हो, डाइवर्ज करते हो, टर्न करते हो, उसको कहते हैं वियर करना। तो 3 साल ये हुए हैं जब से हम देख रहे हैं कि इसने अपनी गाड़ी का हैंडल मोड़ दिया है बीजेपी की सरकार की तरफ, सेंटर में जो बैठी है। समझ गए। कह रहे डिस्पाइट द अथॉरिटीज asserting that need is neither against communal reservation nor weaker section. The campaign appears to have, रुक जाओ अभी, have had an impact during the 2019 लोकसभा polls as the DMK-led front won 38 out of 39 seats। लंबा सेंटेंस है, ग्रामर अच्छी है, थोड़ा ध्यान से देखना। पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। डिस्पाइट मतलब बावजूद, बावजूद अथॉरिटीज़ के, हमारे अफसर हैं जो ऑफिशियल्स हैं, उनके इस चीज़ को असर्ट करने के। असर्ट करना मतलब किसी चीज़ को जोर दे के बार बार कहना। बावजूद सरकार के जो अथॉरिटीज़ हैं, सरकार के अफसर हैं, उनके असर्ट करने के। अच्छा, किस चीज़ को, इस चीज़ को कि नीट जो है ना तो अगेंस्ट है कम्युनल रिजर्वेशन के, ना तो अगेंस्ट है वो किसी भी प्रकार के आरक्षण के जो आपको आपकी जाति के हिसाब से मिलता है, और ना ही ये अगेंस्ट है वीकर सेक्शंस के, ऐसे सेक्शंस के जो कमज़ोर सेक्शन है समाज के वर्ग है। कह रहे बावजूद, डिस्पाइट इस चीज़ के, हुआ क्या, जो ये कैंपेन है ना, किसके खिलाफ, AIADMK के खिलाफ। कह रहे जो ये अभियान है ना, ये अपीयर्स होता है, दिखाई देता है, हैव हैड रखता हुआ एक इम्पैक्ट को, एक असर को, और किस दौरान, 2019 के लोकसभा पोल्स के दौरान। अच्छा, क्यों, कैसे पता लगा, कह रहे क्योंकि एज जो DMK लेड फ्रंट था ना, AIADMK का जो जानी दुश्मन है DMK, कह रहे इसकी अगुवाई वाला जो मोर्चा था उसको मिल गई 39 में से 38 सीटें। तो AIADMK के खिलाफ ये मोर्चा चला और DMK ने चलाया, इस वजह से DMK को 39 में से 38 सीटें मिल गई, सरकार के कहने के बावजूद कि हम किसी की तरफदारी नहीं करते। आ जाओ सेंटेंस के अंदर 2 अच्छे ग्रामर कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो कनेक्टर वाला जो आप करने के चक्कर में हो ना, बैंक वाले खासकर, कौन सा, स्टार्टर्स और कनेक्टर, है ना। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको नोट डाउन करते जाना है, एक एक प्रेपोजिशन और एक एक कंजंक्शन को मेरे साथ। सारी एक बार 15-20 सीख लोगे तो स्टार्टर वाला आपका काम इजी हो जाएगा। फटाफट आप क्या करेंगे, आपको मैं करवाऊंगा अभी। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कौन से कंजंक्शन या प्रेपोजिशन को आप इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में या शुरू में या लास्ट में जहाँ फिट करना चाहें फिट करें, और दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाएं। ऐसे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, है ना। सेंटेंसेस को आप ज्वाइन करेंगे इन चारों में से एक को यूज़ करके, फिर मैं चारों के आपको यूज़ बताता हूँ और बताऊँगा कौन सा यूज़ क्यों नहीं हो सकता। सब कोशिश करेंगे, है ना। प्री का भी क्वेश्चन है और मेंस का भी क्वेश्चन है। चलो कोशिश जरूर कर लेना। अब फटाफट देख लो चारों कैसे यूज़ होती हैं। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, बावजूद, है ना। बावजूद हमारी दुश्मनी के मैंने तुम्हारी हेल्प की, बावजूद वो उसका भाई है उसने उसकी हेल्प नहीं की। मतलब क्या बताएगा ये बताएगा कॉन्ट्राडिक्शन को। क्या होगी कॉन्ट्राडिक्शन, ये होने के बावजूद ये काम हो गया, है ना। बावजूद बादलों की आज कोई बारिश नहीं हुई, बावजूद कोई बादल नहीं थे फिर भी बारिश हो गई। क्या बताएगा डिस्पाइट,
हमेशा बताएगा कॉन्ट्राडिक्शन को। स्पेलिंग सही कर लेना डिस्पाइट की। अच्छा, डिस्पाइट तो आप समझ गए, कॉन्ट्राडिक्शन बताएगा। अब डिस्पाइट जैसे और कौन से कंजंक्शन या प्रपोजिशन है? डिस्पाइट क्या है? डिस्पाइट है एक प्रपोजिशन। क्या है? एक प्रपोजिशन। अच्छा, डिस्पाइट जैसे और कौन से हैं? चलो देख लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब और डिस्पाइट का मतलब जो है सेम है। फर्क दोनों में इतना है, इसमें इन स्पाइट के बाद में ऑफ आता है, डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता। दोनों का मतलब एक, दोनों का काम एक जैसा, एक में ऑफ लगेगा एक में ऑफ नहीं लगेगा, दोनों बताएंगे कॉन्ट्राडिक्शन को। अच्छा, तीसरी चीज, इसका सिनोनिम है नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग, अब सही है स्पेलिंग? क्या लगा दिया मैंने? चलो, नॉट विद स्टैंडिंग, इसका भी मतलब वही है जो डिस्पाइट इंस्पाइट का है। थोड़ा सा लंबा है देखने के अंदर, देखने में आपको लगता है अजीब सा होगा, पर नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब वही है जो डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ का होता है। अच्छा, चौथा क्या है? इसके जैसा और कोई नहीं है, ये चौथा बचा है ना जो आपके पास, वो बचा है नेवरदलेस। इसका मतलब होता है फिर भी। फिर भी इसका, अब इसको कैसे यूज करेंगे? आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, नेवरदलेस I appeared for it। देखो लाइव बता रहा हूँ आपके सामने, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। नेवरदलेस का मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है फिर भी। मैं प्रिपेयर नहीं था एग्जाम के लिए, फिर भी अपीयर हो गया। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, फिर भी ये काम हो गया। समझ गए ना? नेवरदलेस का मतलब क्या होता है? फिर भी। अगर इस सेंटेंस में मुझे डिस्पाइट यूज करना होता नेवरदलेस की जगह, तो मैं नेवरदलेस को निकाल देता हूँ और डिस्पाइट को शुरू में रख देता हूँ। डिस्पाइट आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, I appeared for it, है ना? या I appeared for the exam despite I was not prepared for it। समझ गए ना? तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटिंग है। ये बताएगा किससे पहले? रीजन से पहले आएगा, और ये नेवरदलेस आएगा जो काम हुआ उस रीजन के बाद उससे पहले। तो एक दूसरे से थोड़े से रिलेटेड है, पर हर जगह एक तरीके से इनको यूज आप नहीं कर सकते। अब ऊपर वाले चारों सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेस के अंदर हम देखते हैं इनमें से कौन कौन सा लगेगा। पहले सेंटेंस देख लो। फैक्ट ये है कि अबव एवरेज मानसून को प्रेडिक्ट किया गया था, और कह रहा है मच ऑफ द जून हैज रिमेन्ड ड्राई। मानसून हमने जो दिया था अबव एवरेज, हमने बताया था अच्छा मानसून रहेगा, बावजूद इसके मानसून जो हमारा जो है जून पूरा का पूरा ड्राई निकल गया। कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है तो डिस्पाइट भी आ जाएगा, नॉट विद स्टैंडिंग भी आ जाएगा, और इन स्पाइट ऑफ भी आ जाएगा। कैसे लगेगा? डिस्पाइट, नॉट विद स्टैंडिंग, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट that an above average monsoon was predicted, much of the June has remained dry। समझ गए मेरी बात को? तो तीनों लग सकते हैं ना इसकी जगह। तीनों का मतलब क्या है? बावजूद। तो बावजूद इस चीज के ये चीज हो गई। अच्छा सर, अगर मुझे नेवरदलेस यूज करना हो, आपने बताया नेवरदलेस को भी डिस्पाइट के साथ इसके साथ यूज कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? एन अबव एवरेज, इसको ऊपर वाले को निकाल देना है ना। एन अबव एवरेज मॉनसून वॉज प्रेडिक्टेड, nevertheless much of the June has remained dry। एक अबव एवरेज मानसून को प्रेडिक्ट किया गया था, फिर भी ज़्यादातर जून रह गया ड्राई, फिर भी ज़्यादातर जून रह गया बिल्कुल सूखा। समझ गए ना? तो नेवरदलेस अगर यूज़ करना होता ना, तो इसको मैं बीच में यूज़ करता, और दूसरी चीज़ क्या, ये शुरू वाला जो मैंने निकाला है ना, ये मुझे इसको निकालना पड़ता। तो द फैक्ट दैट इस तरह से हम नहीं लिख सकते, पहले सीधे सीधे फैक्ट बता दो और फिर बता दो फिर भी ये हो गया। आई थिंक थोड़ा क्लैरिटी आई होगी। सबके नोट्स बनाते जाओ, एक एक करके सारी कंजंक्शन सारी प्रपोजिशन आपको मैं ये मोटी मोटी करवा दूंगा, स्टार्टर्स कनेक्टर्स वाली। आगे बढ़ते हैं। हैज, हैड, हैव, हैड हम कई बार कर चुके हैं, आज मैं आपको नहीं करवाऊंगा। एक बार आप इन चारों सेंटेंसेस को देखो, ये 1 2 3 4, ये 4 पढ़े ना, जो इनको सही कर दो। मैं भी आपको सही करवा देता हूँ। कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए एक वीडियो है 10 मिनट की, उसको देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आज रिपीट नहीं करेंगे, ज़्यादातर वीडियो को अपने ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। फटाफट आप इन चारों को सही कर दो, मैं सही करवा देता हूँ, फिर एक क्विज को आपको सॉल्व करना है आज के। चलो देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हैज, हैड, इनके और भी यूज हैं पोजेशन के अलावा। आपके पास पैसा है, आपने बोल दिया ही हैज़ मनी, आई हैव मनी। इसके अलावा भी ये वर्ब कई तरीके से यूज़ होती है, खाने पीने के लिए, किसी चीज़ का अनुभव लेने के लिए, एक सेट प्लान के लिए जो फ्यूचर के अंदर आपका है। तो अगर इस वर्ब को मैं मेन वर्ब बनाने की जगह जो है ना मेन वर्ब बना दूं और हेल्पिंग वर्ब ना रखूं, तब आप बोलते हो आई हैज़ मनी, है ना। पर इसी सेंटेंस को मैं अगर एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हैज़ को ऐड कर दूंगा। जैसे मैंने इस हैज़ को ऐड किया ना, तो ये हैज़ जो मेन वर्ब है ना, ये अपना कौन सा फॉर्म ले लेगी, थर्ड फॉर्म, जो कि होगी हैड। ही हैज़ हैड मनी। इन दोनों सेंटेंस में यही फर्क है। इसका मतलब है उसके पास पैसे हैं,
इसका मतलब है उसके पास पैसे रहे हैं। आज नहीं है पैसे, हमेशा से रहे हैं उसके पास, बहुत लंबे वक्त से उसके पास पैसे रहे हैं, सिर्फ आज की बात नहीं है। समझ गए ना। दिक्कत क्या होगी, इस हैज़ के बाद में हमेशा हैड आएगा, चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना रहे हो चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस बना रहे हो। लोगों को हैड देख करके लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, यहाँ पे ये हैड मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। समझ गए। तो कंफ्यूजन होती है इसमें। तो जहां जहां पे आपके पास हैज हैड हैव हैड ऐसी जो कंस्ट्रक्शन बन रही हो, आपको बाद वाले को हैड में तब्दील कर देना है, सीधा सीधा एरर को ऐसे सही करना है। शी हैज हैड एन एग्जाम एवरी डे इन द मॉर्निंग, दे हैड डिनर बिफोर आई रीच्ड। समझ गए। अब देखो ये तो मैंने क्विकली आपको बता दिया, फटाफट से इस वीडियो को देख लेना, 10 मिनट की वीडियो मैं डाल रहा हूँ। आज के क्विज को आप सॉल्व करेंगे, चारों सेंटेंस के अंदर आपको चेंज करना है इनको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो जो मैंने लिखा है उस टेंस के अंदर चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में करो, पास्ट परफेक्ट में करो, जहां जहां मैं लिख रहा हूं उस तरीके से आप चेंज करेंगे। कॉन्सेप्ट को मैं पूरा नहीं ले रहा हूं, 2-3 बार ले चुका हूं। आप खुद से जाकर के इस वीडियो को देखेंगे अगर आपने नहीं देखा है, और अगर आप देख चुके हैं तो फटाफट से इस क्विज को सॉल्व करके कमेंट्स में डालो। कमेंट्स के आंसर मिलेंगे आपको, क्विज के आंसर मिलेंगे कमेंट सेक्शन में ही 2 घंटे के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाँ, द स्टेट्स लेटेस्ट डिसीजन कम्स इन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, किसी का रह गया हो तो देख लेना आराम से। चलो, कह रहा स्टेट का जो लेटेस्ट डिसीजन है कम्स इन, वो आता है बैकड्रॉप में, पृष्ठभूमि में, भूमिका में, इसकी ऑफ दिस फैक्टर की, और किसकी, कह रहा और साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर के असेंबली इलेक्शन की। कह रहा जो डिसीजन लिया है ना, ये आता है देखते हुए, इस भूमिका के साथ आता है इस फैक्टर की, जिसकी हमने ऊपर बात की कि डीएमके को 38 सीटें मिल गई 39 में से, एक तो इस फैक्टर की है ना, और साथ ही साथ अगले साल होने वाला जो असेंबली इलेक्शन है उसको देखते हुए। तो दोनों को देखते हुए इसको लगा हुआ एआईएमडीके को कि हम फटाफट से इलेक्शन दे दें ताकि हमारे को अगले इलेक्शन के अंदर वोट मिले। कह रहा इट इज़ अनक्लियर, ये चीज़ है बिल्कुल साफ, वेदर, हाँ के नाम, द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल पास लीगल स्क्रूटनी। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ना, जो हमने जाति से हट करके रिजर्वेशन दिया है यहाँ पे सरकारी स्कूल के बच्चों को, वो पास होगा या नहीं होगा लीगल स्क्रूटनी के सामने। वो पास करेगा नहीं करेगा कानूनी जांच के सामने। लीगल स्क्रूटनी कौन करती है, हमारी हाई कोर्ट और हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना। कह रहा इन फरवरी 2002 द मद्रास हाई कोर्ट क्वेश्चन्ड द हॉरिजॉन्टल कोटा ऑफ 25% इन प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स फ्रॉम विलेजेस इन विलेज पंचायत। कह रहा है फरवरी 2002 में क्या हुआ, मद्रास हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया हॉरिजॉन्टल कोटा को 25% का था, और कहाँ पे, प्रोफेशनल कोर्सेज में, और किन के लिए, हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट जो 12वीं पास कर रहे हैं, और कहाँ से, स्कूल से जो कि हैं विलेज पंचायत में से। तो वहाँ पे भी मद्रास हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया था, इसको कैंसिल कर दिया था, निकाल दिया था, और कब, 2002 फरवरी के अंदर। कह रहा है दिस टाइम, इस बार, द स्टेट हैज एक्टेड ऑन अ पैनल रिकमेंडेशन विच कंक्लूडेड दैट देयर वाज अ कॉग्निटिव गैप अमंग स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। कह रहा है इस बार स्टेट ने एक्ट किया है, स्टेट ने हरकत किया है उस पैनल के रिकमेंडेशन पे, उस कमेटी के सुझाव पे, जिसने ये कंक्लूड कर दिया, जिसने ये नतीजा निकाल दिया, और क्या, कि वहाँ पे एक कॉग्निटिव गैप है, वहाँ पे एक समझ का फेर है, और किन के बीच, स्टूडेंट्स के बीच, और कौन से, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच। कह रहा क्यों, कह रहा गिवन, दिया गया इसको देखते हुए, किसको, इस परसेप्शन को, इस नज़रिए को, दैट वो ये कि दोज फ्रॉम सीबीएसई स्ट्रीम एंजॉय ग्रेटर एडवांटेज इन नीट देन स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट बोर्ड। कह रहा वो बच्चे, दोस्त, वो वाले लोग जो कि सीबीएसई की स्ट्रीम से हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से हैं, सरकारी स्कूलों से ना होकर के बल्कि प्राइवेट स्कूलों से हैं, वो एंजॉय करते हैं ज़्यादा एडवांटेज को नीट के अंदर, बजाय उन स्टूडेंट्स के जो स्टेट बोर्ड से आते हैं, आपके मेरे जैसे। तो कह रहे इस बार ये पैनल ने कोई रिकमेंडेशन दी है, उसके आधार पर ही स्टेट ने ये एक्शन लिया है। समझ गए ना सेंटेंस क्या कहना चाह रहे हैं। पैनल ने पूरी रिसर्च करके बताया सरकारी स्कूलों के बच्चों की समझ इतनी डेवलप नहीं होती जितनी सीबीएसई स्कूल के या गवर्नमेंट या इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों की होती है। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स कौन से आए हैं, कॉग्निटिव, इसका मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू योर इंटेलेक्चुअल, रिलेटेड टू योर समझ, है ना, आपके अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हर चीज़ है वो होगी कॉग्निटिव। इसका सिनोनिम क्या होगा, सेरिब्रल। ये सेरिब्रल का मतलब ये होता है रिलेटेड टू योर माइंड, है ना। बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे सेरिब्रल पॉल्सी है, इसका मतलब क्या है, ऐसी बीमारी है पॉल्सी जो कि सेरिब्रल आपके दिमाग से रिलेटेड है। तो कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, सेरिब्रल तीनों के तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। इसका मतलब होगा रिलेटेड टू योर माइंड या ब्रेन, है ना, कॉग्निटिव। अच्छा, दूसरा वर्ड आया यहाँ पे परसेप्शन, आपका व्यू पॉइंट, आपका इंप्रेशन, आपका नजरिया होता है आपका जो है परसेप्शन। आगे बढ़ते हैं।
कह रहे दोज बैकिंग द लेटेस्ट कोटा साइड स्पेशल रिजर्वेशन फॉर द डिफरेंटली एबल्ड एंड एन अरेंजमेंट इन कर्नाटका ऑफ 15% ऑफ सीट्स बीइंग सेट अपार्ट फॉर रूरल स्टूडेंट्स सीकिंग प्रोफेशनल कोर्सेज। कह रहे दोज वो वाले लोग, कौन से वाले, बैक करने वाले, सपोर्ट करने वाले। अच्छा किसको, अभी हाल ही में आए लेटेस्ट कोटा को, है ना, इस नए आरक्षण को। कह रहे ये लोग जो है ना, अब इसकी वह आगे साइट, ये लोग हवाला देते हैं, साइड करते हैं खास उस रिजर्वेशन का उन डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, उन डिसेबल्ड के लिए, उन लोगों के लिए जो डिफरेंटली एबल्ड है ना। और कह रहा उस अरेंजमेंट का जो कि है कर्नाटका में, और वो कौन सी अरेंजमेंट है, जो कि 15% सीट्स के बीइंग होने की सेट अपार्ट साइड में रखे जाना। सेट अपार्ट करना मतलब किसी चीज़ को रिजर्व कर देना। तो कह रहा 15% सीटों के बीइंग होने का सेट अपार्ट साइड में रखा जाना। और किन के लिए, गाँव से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। और कौन से, जो सीख करते हैं, जो कोशिश कर रहे हैं पाने की प्रोफेशनल कोर्सेज को, जो है तकनीकी प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज को। तो कह रहे वही लोग हैं जो बैक कर रहे हैं इसको और हवाला देते हैं कि कर्नाटका में भी चल रहा है इस तरह का, और डिफरेंटली एबल लोगों के लिए भी ऐसा इस तरह का जो है ना कोटा रखते हैं। तो डिफरेंटली एबल के लिए तो आप रख सकते हो, क्या सरकारी स्कूल के बच्चे भी उसी तरह से डिफरेंटली एबल्ड हैं या नहीं, ये कोर्ट तय करेगी। कहने का मतलब ये सेट अपार्ट को देख लेना, इसको मैंने आज मार्क नहीं किया है। सेट अपार्ट मतलब किसी चीज़ को अलग रख देना, सेट असाइड कर देना या रिजर्व कर देना। अब इसमें बहुत बढ़िया वर्ड आया है डिफरेंटली एबल्ड। आप जनरली इनको बोलते हैं डिसेबल्ड, जिनके हाथ या पाँव में कुछ कमी है भगवान की तरफ से या किसी एक्सीडेंट की वजह से। तो ये डिसेबल्ड को अपने आजकल बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड या स्पेशली एबल्ड। क्यों, क्योंकि इनकी कोई गलती तो है नहीं, तो डिसेबल्ड क्यों बोला जाए इनको बोला जाए डिफरेंटली एबल्ड हो आप, है ना। आपकी एबिलिटी थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, आपकी स्पेशलिटी कुछ और है ना। तो हम इस तरह से इनके साथ हम क्या दिखाते हैं, इसको बोलते हैं एम्पैथी। ये सिंपैथी नहीं होती, सिंपैथी का मतलब होता है किसी पे दया दिखाना, एम्पैथी का मतलब होता है किसी के साथ ये जताना कि आपके दुख को हम जानते हैं और आप उस दुख के विक्टिम नहीं हो, आपकी बहादुरी की हम दाद देते हैं। समझ गए ना, एम्पैथी और सिंपैथी में फ़र्क करना समझे। तो अपनी राइटिंग स्किल्स में ध्यान रखें, डिसेबल्ड वर्ड का यूज़ ना करें, डिफरेंटली एबल बोलें या स्पेशली एबल बोलें, है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अपरेंटली, साफ तौर पे, जाहिर तौर पे, अपरेंटली मतलब जाहिर तौर पे, देयर इज नथिंग इन नीड्स रूल्स अगेंस्ट स्टेट्स प्रोवाइडिंग स्पेशल रिजर्वेशन आउट ऑफ देयर कोटा ऑफ सीट्स। अ पोजीशन articulated in 2017 by former Union Health Minister and BJP President JP Nadda in favor of rural students। कह रहा वहाँ पे कुछ भी नहीं है, there is nothing। कहाँ पे, नीट के रूल्स के अंदर। अच्छा किसके खिलाफ, अगेंस्ट उन स्टेट्स के खिलाफ। कौन सी स्टेट्स प्रोवाइड करती हैं जो स्पेशल रिजर्वेशन को। अच्छा किनको देती हैं, आउट ऑफ देयर कोटा, अपने कोटा के अंदर से सीट्स का। और कैसा है, कह रहे ये एक ऐसी पोजीशन है जिसको आर्टिकुलेट किया गया है, जिसको बड़े साफ तौर पे जाहिर किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है 2017 में हमारे पुराने हेल्थ मिनिस्टर और बीजेपी प्रेसिडेंट के द्वारा, जिनका नाम था जेपी नड्डा। और किसके खिलाफ है, किसके साथ, फेवर ऑफ रूरल स्टूडेंट्स के साथ, तरफदारी में रूरल स्टूडेंट्स की, गांव से आने वाले बच्चों की। एक बार सेंटेंस रिपीट कर देता हूँ। कह रहा है कोई भी चीज़ साफ जाहिर तौर पे कोई भी चीज़ खिलाफ नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो खिलाफ हो नीट के रूल्स में और किसके, स्टेट के प्रोवाइड करने के खास रिजर्वेशन को अपने कोटा की सीट में से। कह रहा है ये एक ऐसी पोजीशन है जिसको साफ तरीके से जाहिर किया गया, आर्टिकुलेट किया गया है 2017 में हमारे पुराने हेल्थ मिनिस्टर और बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के द्वारा, और जाहिर किया गया था फेवर में तरफदारी करते हुए रूरल स्टूडेंट्स की। आज क्या थोड़ी सी वोकैबुलरी मार्क होने से रह गई है, इसका रीज़न क्या है, मैंने मार्क कर चुका था पर ये सेव करना भूल गया और बाद में क्या हुआ, लैपटॉप बंद हो गया और वो सेव किया हुआ निकल गया। तो आर्टिकुलेटेड वर्ड को मैंने लिखा था, अब बता देता हूँ आपको। टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली इज टू आर्टिकुलेट। जब आप साफ साफ कोई चीज़ बोलते हैं ना किसी को कड़े शब्दों के अंदर, उसको कहते हैं आर्टिकुलेट करना, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्सप्रेस क्लियर इज टू आर्टिकुलेट, या एम्फसाइज ऑन समथिंग, किसी चीज़ पे जोर देके कहना, तो उसको कहते हैं आर्टिकुलेट करना, है ना। कह रहा है ट्रेंड of horizontal reservation is happening with respect to national law universities for students from host states। कह रहे जो ट्रेंड है, रुझान है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का, ये जो इस तरह के कोटा का, कह रहा ये चल रहा है, इज हैपनिंग, और किन के रिस्पेक्ट टू, किन की तरफ से, कह रहा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, और किन के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो होस्ट स्टेट से आते हैं, जिस स्टेट के अंदर ये यूनिवर्सिटी है उसी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे NLU है जोधपुर, तो मान लो राजस्थान ने ऐसा कोटा निकाल रखा हो कि राजस्थान के बच्चों को 15% सीट्स का कोटा मिलेगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर। NLU बेंगलोर को वहाँ की स्टेट ने निकाल रखा हो, है ना। NLU आप जानते होंगे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है लॉ की। तो कह रहे ये ट्रेंड तो
पहले भी चल ही रहा था हर स्टेट के अंदर NLU के रिस्पेक्ट में। कह रहा इट इज़ डिबेटेबल whether the test of backwardness can be stressed to any extent, although the unity equality principle is important। कह रहा है ये चीज़ अभी भी डिबेटेबल है, ये चीज़ अभी भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। क्या चीज़? हाँ के ना, जो टेस्ट है आपकी बैकवर्डनेस का, आपके पिछड़ेपन का जो इम्तिहान है, कह रहा है उसको स्ट्रेच किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसको खींच करके लगाया जा सकता है नहीं जा सकता, और कहाँ पे? टू एनी एक्सटेंट, किसी भी एक्सटेंट तक, किसी भी लिमिट तक। कह रहा हालांकि जो इक्विटी का प्रिंसिपल है, समानता का जो रूल है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब क्या? समानता का रूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको देखते हुए ये चीज़ बड़ी डिबेटेबल है कि कब तक आप इस टेस्ट ऑफ बैकवर्डनेस को कितने एक्सटेंट तक स्ट्रेच करेंगे, है ना। आप आज बोल दो भाई ये लोग भी बैकवर्ड हैं, कल बोल दो भाई इस जिले के लोग भी बैकवर्ड हैं, तो कहाँ तक आप इसको एक्सटेंड करेंगे? ये बड़ी चीज़ है डिबेटेबल। डिबेटेबल के सिनोनिम क्या होते हैं? कंट्रोवर्शियल, या आप बोलेंगे मूट, MOOT, मूट, ऐसी चीज़ जो बहुत ही डिबेटेबल हो। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा सब लिखे थे मैंने, है ना, पर निकल गए सारे के सारे सेव नहीं होने की वजह से। कह रहा वाइल पुअर रिप्रेजेंटेशन इन प्रोफेशनल कोर्सेज from the vulnerable sections is a symptom, the causes are deep rooted। जहाँ पे पुअर रिप्रेजेंटेशन है, खराब नुमाइंदगी है, कम प्रतिनिधित्व है, कहाँ पे? प्रोफेशनल कोर्सेज में। और कहाँ से? वल्नरेबल सेक्शंस में से। कह रहे जहाँ पे कम आने का जो काम है ना, वल्नरेबल सेक्शंस का, समाज के कमज़ोर वर्गों का, कह रहे ये जो है ना एक सिम्टम है, सिर्फ और सिर्फ एक संकेत है, एक निशान है। कह रहे जहाँ पे ऐसा है, कह रहे जो कॉजेज है ना, जो इसके कारण है वो बड़े ही डीप रूटेड हैं, उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। कह रहे खराब रिप्रेजेंटेशन को देख करके मत सोचो कि सरकारी स्कूल के बच्चों का खराब रिप्रेजेंटेशन है, उसके पीछे कुछ गहरे कारण हैं। उन कारणों की तरफ देखो जो डीप रूटेड है। अब वो कारण बताएगा। कह रहे होलिस्टिक एंड सस्टेन अप्रोच टू इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन विल अलोन पेव द वे फॉर लास्टिंग सोल्यूशन। कह रहे होलिस्टिक, एक अपने आप में कंप्लीट होलिस्टिक, और एक ऐसी अप्रोच जो है सस्टेन्ड, जो लगातार बनी रह सकती है अपने आप। करेक्ट, होलिस्टिक और अपने आप आगे बढ़ने वाली सस्टेन्ड अप्रोच जो है ना, लगातार चलने वाली अप्रोच। क्यों? इम्प्रूव करने के लिए। किसको? स्कूल की एजुकेशन को। कह रहे यही अकेले पेव करेगी वे को, यही अकेले साफ करेगी रास्ते को एक लास्टिंग सोल्यूशन की, एक ऐसे सोल्यूशन की जो लंबे समय तक रहने वाला है, लास्टिंग होगा, लॉन्ग लास्टिंग। तो यही कह रहा है कि आपको स्कूल एजुकेशन को सुधारना है, अपने आप सरकारी स्कूलों का रेपुटेशन अच्छा हो जाएगा, अपने आप जो है रास्ता खुल जाएगा इनका आगे आने के लिए। होलिस्टिक वर्ड को नोट करें, होल फ्रॉम एवरी एंगल, जो चीज़ हर एंगल से, हर एस्पेक्ट से पूरी है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं होलिस्टिक। होल में WH आता है, W आता है, होलिस्टिक में W नहीं आता है। कंप्लीट बोल दो, एग्जॉस्टिव बोल दो, डिटेल बोल दो, होलिस्टिक, है ना। पेव द वे फॉर, ऐसी 3 इडियम्स है अपने पास, 3 फ्रेजेस हैं। पेव द वे फॉर, क्लियर द पाथ फॉर और मेक वे फॉर। तीनों का मतलब क्या है? किसी चीज़ का रास्ता साफ करना, किसी चीज़ के रास्ते को आगे खोलना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक देके कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर डालना, जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं। शेयर करना मत भूलना। कह देता हूँ मैं, आप करते नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है, पर शेयर कर दोगे तो शायद अपने को बहुत फ़र्क पड़ने लगे, शायद मैं और ज़्यादा टाइम निकाल के चैनल पर और कॉन्टेंट को बनाने लगूँ, अगर अपना चैनल ग्रो होता है तो। इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए। साइनिंग आउट।